गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन। कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है 11th क्लास के लिए जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट को स्टार्ट करने से पहले जरूरी होता है कि मुझे जो प्रीवियस 3 चैप्टर में पढ़ के आया हूँ उनके बारे में मुझे पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अगर ये चैप्टर मुझे क्लियर नहीं है तो चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी मेरे लिए इस चैप्टर में समझने की। तो ज़रूरी क्या है, उन चैप्टर को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। पहले फॉर्म्स ऑफ मार्केट को समझने से पहले मुझे समझना होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मार्केट। अब देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड। बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग डेफिनेशन मुझे बताते हैं व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मार्केट। बट एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट? देखो, मैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करूँ तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? जब पुराने टाइम में क्या करते थे लोग, क्या करते थे, गांव से शहर आते थे, ठीक है, शहर आते थे, चीजें खरीदते थे, अपने घर पे लेके जाते थे। तो वहां पे उस ट्रेडिशनल डेफिनेशन में अगर मैं बात करूँ, जो एंशिएंट टाइम में डेफिनेशन हम यूज करते थे मार्केट के रिगार्डिंग, वो डेफिनेशन बेस्ड होता था किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर। यानी वहां पे एक पर्टिकुलर प्लेस ऐसा होता था जहां पे बायर और सेलर की मीटिंग होती थी रिगार्डिंग द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। क्लियर है चीज? यानी ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है वो बेस्ड है किसी परफेक्ट प्लेस के ऊपर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जहां पे बायर और सेलर अपनी नीड्स को मीट आउट करने के लिए रिगार्डिंग द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स मिलते थे। क्लियर चीज? लेकिन जो मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इकोनॉमिक्स है या मॉडर्न सिनेरियो ऑफ डेफिनेशन है मार्केट्स का, उसने क्या किया कि चीजें वहीं रखी, लेकिन जो पर्टिकुलर प्लेस की नीड थी या जो एक लिमिटेशन था ट्रेडिशनल डेफिनेशन में कि भैया पर्टिकुलर प्लेस पे ये चीजें होंगी, तो वो पर्टिकुलर प्लेस का नीड क्या होगा, खत्म हो गया जब हम कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन को और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मार्केट को। क्लियर है चीज? अब यहाँ पे क्या है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो मुझे क्लियरली स्टेट कर देती है कि एक ऐसा कोई भी जगह है जहां पे बायर और सेलर मिलते हों, ठीक है, टू सेटल देयर नीड्स रिगार्डिंग द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। क्लियर है चीज? यानी कोई भी ऐसी जगह है जहां पे बायर और सेलर मिलते हो अपने गुड्स को, अपनी वॉन्ट्स को सेटल करने के लिए, जो उनकी वॉन्ट्स बिलोंग करती है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स से। यानी किसी को खरीदना है, किसी को बेचना है। अब दिक्कत ये हो जाती है, क्वेश्चन ये उठता है सर ये तो शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करो। ध्यान रखना, मॉडर्न सिनेरियो ऑफ डेफिनेशन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट मीन द मार्केट कि वो मार्केट है। इट डज नॉट इंक्लूड द एनी काइंड ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। किसी मॉल वगैरह को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। यानी कोई भी ऐसा प्लेस जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और वॉन्ट्स उनकी किनके रिगार्डिंग, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। किसी को खरीदना है, किसी को बेचना है, तो कोई भी ऐसी जगह, मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर प्लेस पे मुझे बेच देना है, एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए। कोई भी ऐसी जगह जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सभी की सभी जगह किसमें आती है? मार्केट में। अब मैंने क्यों कहा कि पर्टिकुलर प्लेस को मुझे कंसिडर नहीं करना है जब मैं बात करूंगा डेफिनेशन ऑफ मार्केट की? क्योंकि आफ्टर द अराइवल ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज, ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, हम बात करते हैं अमेजन की, हम बात करते हैं शॉपक्लूज की, ठीक है, तो ये क्या है? ये ई कॉमर्स वेबसाइट है जिनके बेस, जिनके माध्यम से, जिनको इंटरमीडिएट के तौर पे यूज करते हो आप अपने घर से बैठे हुए भी क्या कर सकते हैं, किसी सामान को मंगा सकते हैं। यानी जो एक मोबाइल फोन है वो भी एक क्या हो गया, माध्यम हो गया जहां पे बायर और सेलर क्या होते हैं, मिल सकते हैं। और इसके लिए जरूरी नहीं है किसी प्लेस पे जहां आप हो वहां से आप क्या कर सकते हो, गुड्स को खरीद सकते हो। यानी इन ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बायर और सेलर क्या कर सकते हैं, कहीं भी वो अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मिल सकते हैं। उनका पर्सनल इंटरेक्शन होना जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे होना। मतलब मार्केट की डेफिनेशन को हमने देखा कि मार्केट के बारे में हमने ट्रेडिशनल मॉडर्न डेफिनेशन को कंसीडर कर लिया कि पर्टिकुलर प्लेस की रिक्वायरमेंट वहां पे होती थी, लेकिन मॉडर्न सिनेरियो ऑफ मार्केट में क्या है, पर्टिकुलर प्लेस की रिक्वायरमेंट जो है वो खत्म हो गई है। एंड आफ्टर द अराइवल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म जो है उन्होंने मार्केट के डेफिनेशन को बहुत कॉन्ट्रैक्टेड कर दिया है। जरूरी नहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आप क्या करें, मीट आउट करें। अब बात करते हैं जो डेफिनेशन हमारी बुक में हमें दे रखी है या जो डेफिनेशन हमें याद रखनी है, बिल्कुल सेम जैसा मैंने कंसीडर किया वैसे डेफिनेशन है कि द कांसेप्ट ऑफ मार्केट रेफर टू ऑल सच सिस्टम्स ऑफ अरेंजमेंट, दैट मींस व्हाटएवर द सिस्टम्स ऑफ अरेंजमेंट दैट ब्रिंग द बायर एंड सेलर in contact with each other to settle their wants, sale and purchase of goods। यानी सिंपल सी बात है, वो सारे के सारे सिस्टम या सारे के सारे अरेंजमेंट्स जो किए जाते हैं इस बात को ध्यान में रख के कि बायर एंड सेलर अपनी वॉन्ट्स को सेटल कर सके, अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके रिगार्डिंग द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। और लास्ट में मैंने लिखा है कि इट डज नॉट रेफर टू एनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। यानी मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि पर्टिकुलर प्लेस की रिक्वायरमेंट ट्रेडिशनल डेफिनेशन में होती थी, मॉडर्न डेफिनेशन में
पर्टिकुलर प्लेस मार्केट को डिफाइन नहीं करता है। क्लियर है चीज। नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट को मेनली मुझे सिलेबस के बेस पे 4 तरीके पढ़ना है। 4 तरह के फॉर्म्स ऑफ मार्केट मेरे पास अवेलेबल है जिनको मैं कंसीडर करूंगा, उनके बारे में बात करें। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा परफेक्ट कंपटीशन, यानी हिंदी में अगर बात करूं तो पूर्ण प्रतियोगिता जिसको बोलते हैं। उसके बाद मोनोपोली की हम बात करेंगे, इसको एकाधिकार। देन उसके बाद हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे किसकी, ओलिगोपोली की। क्लियर है। तो ये 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट मुझे इस चैप्टर में पढ़ने हैं और उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर वो इन्हीं 4 फॉर्म्स के ऊपर हम बात करते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन, उसके जो फीचर्स हैं या वो किस तरह एग्जिस्ट करता है, क्या क्या उसके बारे में मुझे समझना है, वो यहाँ पे मैं देखता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन में मुझे टोटल मिला के कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जब मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करता हूँ तो मेनली मुझे याद रखना है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होंगे, यानी किसी कमोडिटी के रिगार्डिंग बहुत सारे बायर भी होंगे, बहुत सारे सेलर भी होंगे। क्लियर है चीज। दूसरी जो चीज मुझे परफेक्ट कंपटीशन ध्यान रखनी है कि जो कमोडिटी है वो होमोजेनियस होती है। होमोजेनियस होने का मतलब कलर, वेट वगैरह उसमें क्या होगी, सब में वो इक्वल होगी, उसमें कोई डिफरेंशिएशन वहां पे नहीं होगा। और दूसरा क्या होता है कि जो प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन में, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है चीज। तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे सारे फीचर पाए जाते हैं। पहला फीचर मैंने बात की कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होंगे, देन उसके बाद होमोजेनियस प्रोडक्ट होगा और उसके बाद मार्केट फोर्सेस क्या करेंगे, प्राइस को डिसाइड करेंगे। इंडिविजुअल बायर और सेलर का कोई भी कंट्रोल वहां पे नहीं होगा जब हम बात करेंगे प्राइस की परफेक्ट कंपटीशन के रिगार्डिंग। अब डेफिनेशन को अगर मैं कंसीडर करूं, डेफिनेशन लिखा है इट इज ए फॉर्म्स ऑफ मार्केट वेयर देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। यानी फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या है कि जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे ऑफ ए कमोडिटी। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट मुझे ध्यान रखना, होमोजेनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड, यानी जो वस्तु बेची जाती है वो समरूप होगी, होमोजेनियस होगी, वो डिफरेंट नहीं होगी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड इट्स प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस एंड इंडिविजुअल बायर एंड सेलर हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस। अब सिंपल सी बात है, पहली बात मैंने कंसीडर की कि जो प्राइस डिसाइड होगा वो मार्केट फोर्सेस होगा। मार्केट फोर्सेस का मतलब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई से, यानी किसी कमोडिटी के मार्केट में डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, वो डिसाइड करेगी कि उस कमोडिटी का प्राइस क्या होगा। क्लियर है चीज। अब सिंपल सी बात है, अगर प्राइस डिसाइड ही किससे हो रहा है, मार्केट फोर्सेस, तो जाहिर सी बात है कि जो इंडिविजुअल बायर और सेलर है उनका कोई रोल यहाँ पे नहीं होता जब मैं बात करूंगा प्राइस को डिसाइड करने में या प्राइस को इफेक्ट करने में। डेफिनेशन को फिर से रिकॉल करते हैं। कॉमन टोटल मिला के 4 पॉइंट मेरे सामने है। पहला क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होंगे। क्लियर है चीज। वस्तु क्या होगी, समरूप होगी, होमोजेनियस होगी। मार्केट फोर्सेस रिस्पांसिबल है प्राइस को डिसाइड करने, यानी किसी वस्तु की डिमांड और सप्लाई मार्केट में कितनी है वो डिसाइड करेगी उस वस्तु का प्राइस क्या होगा, प्राइस को इफेक्ट करेंगे मार्केट फोर्सेस। और अगर मार्केट फोर्सेस ही प्राइस को इफेक्ट करते हैं तो फिर इंडिविजुअल बायर और सेलर का इसमें कोई भी रोल नहीं होता, या मैं कहूं एक तरह से उनको बिल्कुल साइड में रख दिया जाता है जब भी हम बात करेंगे प्राइस डिसाइड। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में जब भी प्राइस डिसाइड होगा तो वो केवल और केवल बेस्ड होता है मार्केट फोर्सेस के ऊपर। बायर और सेलर या इंडिविजुअल बायर और सेलर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि उस कमोडिटी के प्राइस को इफेक्ट कर ले जब हम बात करते हैं किसकी, परफेक्ट कंपटीशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इनको मुझे ध्यान से समझना है। सबसे पहला जो फीचर है वो मुझे बताता है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर एंड सेलर ऑफ ए कमोडिटी, यानी किसी वस्तु के बहुत सारे सेलर होंगे, बहुत सारे बायर होंगे। अब इसका इंपैक्ट क्या आता है, इसको मैं कैसे समझूं? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा लार्ज नंबर बायर और सेलर में, अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है जो फर्म का डिमांड कर्व है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है। तो ये फर्म का डिमांड कर्व होगा। अब ये इंडिकेशन किसका है कि फर्म का डिमांड कर्व कैसा है, अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन में, वो क्या है, इन्फिनिट है। इन्फिनिट का मतलब अनंत है, यानी गिवन प्राइस के ऊपर कोई भी बायर क्या कर सकता है, कितनी ही क्वांटिटी बेच सकता है, कितनी ही वस्तुएं वो बेच सकता है। ठीक है। अब ऐसा है कि इस चीज से मुझे एक चीज समझ में आ जाती है, जब भी मैं बात करूंगा डिमांड कर्व अगर परफेक्टली इलास्टिक है, आपका इन्फिनाइट है, तो उस केस में ये एक इंडिकेशन है कि बायर जो फर्म जो होती है, यानी मैं बात करूं जो बेचने वाला होता है सेलर, उसका कोई भी कंट्रोल प्राइस के ऊपर नहीं होगा। यानी यहाँ पे एक चीज जो मुझे समझ लेनी है कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होती है कि फर्म प्राइस टेकर होती है और प्राइस मेकर नहीं होती। दैट मींस मतलब क्या हुआ कि अगर हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग के मोबाइल बेचने वाले मार्केट में बहुत सारे आउटलेट होंगे, बहुत सारी शॉप्स होंगी, लेकिन क्या वो प्राइस डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, वो प्राइस डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस डिसाइड कौन करेगा? सैमसंग की कंपनी। यानी परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है कि प्राइस डिसाइडर कौन होता है? इंडस्ट्री, और फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर। क्लियर है चीज?
दूसरा अगर बात करें होमोजेनियस प्रोडक्ट, अब होमोजेनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या हो? अब होमोजेनियस प्रोडक्ट को तो ध्यान से समझो। सबसे पहली बात तो एक प्राइस के बारे में अवेयरनेस आ जाती है। अगर वस्तु समरूप है, एक जैसी है, अब सैमसंग का कोई भी मॉडल ले लो, आप उसको किसी शॉप से खरीद लो, उसके अंदर सारे फीचर क्या होने वही होने, उनके फीचर्स के अंदर कोई भी डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो सेलर है या बायर है वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे। एक दूसरे की रेस्पेक्ट करने का मतलब क्या है? वो एक दूसरे को चीट नहीं कर सकते। क्लियर है चीज? उसके बाद अगर बात करूं तो जो प्राइस है वो भी क्या होगा? एक सिंगल प्राइस फ्लोट होगा, बायर और सेलर का कोई कंट्रोल नहीं है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो प्राइस होगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी का वो मिनिमम होगा अगर प्रोडक्ट क्या है? होमोजेनियस है। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर है यहाँ पे, अगर एक आपको चीट करने की कोशिश करता है तो दूसरा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है जब हम बात करते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट की। नाउ टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या हो? अब परफेक्ट नॉलेज को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ बायर और सेलर है, यानी मुझे पता है बी के बायर के सेलर मुझे कितने प्राइस में मोबाइल दे देगा, इसका प्राइस कितना मेरे से चार्ज कर सकता है। या फिर मैं बात करूं बी के सेलर अगर मैं आपको कंसीडर करूं तो मुझे ये पता है कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी को बायर किस प्राइस तक क्या करेगा? खरीदेगा। अब परफेक्ट नॉलेज का मतलब मुझे यहाँ पे समझ लेना है। जब हमने लास्ट चैप्टर कंसीडर किया था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, उस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हमने 3-4 कंडीशन देखी थी, जिसमें हमने बात की थी परफेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट की, फिर हमने बात की थी एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट की, और फिर हमने बात की थी सब नॉर्मल प्रॉफिट की। यानी ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ये एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट है, और उसके बाद हमने बात की थी लॉस की। और इनकी जो कंडीशन आई थी यहां पे मैंने लिखा था TR इज इक्वल टू TC, या फिर इसको AR इज इक्वल टू AC भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी TR ग्रेटर देन TC, या फिर कहूं AR ग्रेटर देन AC, और लास्ट में बात करेंगे TR लेस देन TC, या फिर इसको ये कह सकता हूं AR लेस देन TC। तो ये कंडीशंस हमने देखी थी जब हमने बात की थी इसकी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। तो अब मुद्दा क्या है कि क्या परफेक्ट कंपटीशन में पॉसिबल है कि फर्म हमेशा एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करे? एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने का मतलब क्या है कि TR ग्रेटर देन TC, क्या परफेक्ट कंपटीशन में पॉसिबल है? क्या परफेक्ट कंपटीशन में पॉसिबल है कि फर्म एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करे? परफेक्ट कंपटीशन के केस में जस्ट बिकॉज ऑफ द परफेक्ट नॉलेज एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। ये शॉर्ट टाइम के मिल सकता है, थोड़े टाइम के लिए आप कोशिश कर सकते हो, आप मार्केट से ज्यादा प्राइस पे क्या करो? बेच दो। अब एक सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर को मैंने पढ़ा। अगर बीइंग ए सेलर मैं किसी कमोडिटी को मार्केट से ज्यादा प्राइस पे बेचता हूँ, यानी मार्केट में जिस प्राइस पे मिली उस पर ज्यादा प्राइस पे अगर बेचूंगा तो क्या कस्टमर मेरे पास आएंगे? थोड़े समय के लिए एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट डील कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होंगे? कस्टमर क्या होंगे? टूट जाएंगे, वो मेरे से खरीदना क्या करेंगे? बंद कर देंगे। क्लियर है? क्या मैं फर्म मार्केट में जो प्राइस है उससे सस्ते में बेच सकता हूं? दैट मींस मार्केट में प्राइस मान लो 100 रुपीज है, मैं उसको 90 में बेचूं, तो ये क्या होगा? एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेज, यानी सब नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, यानी मुझे लॉसेज स्टार्ट होंगे। अब लॉसेज होने का मतलब कितने लंबे समय तक लॉसेज को सफर करूंगा? तो ना ही तो मैं सब नॉर्मल प्रॉफिट में डील कर सकता हूं और ना ही मैं एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट में डील कर सकता हूं। मुझे हमेशा बेस होना होगा किसके ऊपर? नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर, यानी TR इज इक्वल टू TC। यही पॉसिबल है। ज्यादा सस्ती मैं बेच नहीं सकता क्योंकि लॉसेज क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, मार्केट से मुझे बाहर आना पड़ेगा। ज्यादा महंगी मैं बेच नहीं सकता क्योंकि परफेक्ट नॉलेज का इशू है, सबको पता है कि प्राइस का, किसी कमोडिटी का प्राइस कितना है। तो ये मुझे ध्यान रखना है हमेशा कि परफेक्ट नॉलेज दैट मींस ये इंडिकेट करता है कि फर्म परफेक्ट कंपटीशन में केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट पे बेस्ड होती है, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकती, सब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकती। दैट मींस ना ही वो ज्यादा महंगा बेच सकती है और ना ही वो ज्यादा सस्ता बेच सकती है। जो प्राइस मार्केट में फ्लोट है उसको उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का सिंपल सा मतलब है कि परफेक्ट कंपटीशन है, देयर इज नो लीगल बाउंडेशन, यानी ना ही तो जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो किसी की परमिशन लेने की जरूरत है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके लीगल फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती है, लेकिन इन केस ऑफ ए नॉर्मल बिजनेस परफेक्ट कंपटीशन आप कभी भी मार्केट में एंटर हो सकते हैं, और आपको लगता है कि बिजनेस नहीं चल रहा तो कभी भी मार्केट से बाहर जा सकते हैं। एक सिंपल सी बात अगर समझने की कोशिश करो, मैंने मानो मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया, मोबाइल का बिजनेस नहीं चला तो मैं मोबाइल के बिजनेस को बंद करके कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। अगर टेक्सटाइल का बिजनेस भी नहीं चला, ठीक है, टेक्सटाइल का भी नहीं चला तो क्या करूंगा? मैं उसको बंद करके दोबारा से किसी बिजनेस में आता हूं। यानी ये जो मॉडिफिकेशन है
बिजनेस का या फिर कहूं एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, कोई नई फर्म तब चाहे एंटर आ सकती है, अंदर आ सकती है, और कोई एग्जिस्टिंग फर्म क्या है अपने बिजनेस को बंद करके बाहर जा सकती है, जब हम बात करेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। अब इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का मीनिंग आप सबको पता है कि यहाँ पे डिसीजन मुझे लेने होते हैं। मैं एक सेलर हूं तो मुझे तय करना है कि प्राइस कितना होगा, कैसे क्या करूंगा। ऑल्दो मतलब मुझे पता है कि मैं एक प्राइस पे करूं, लेकिन फिर भी किसी कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, किसी कस्टमर को कोई पर्टिकुलर कमोडिटी देनी नहीं देनी, डिपेंडिंग अपॉन मेरी। इंडिपेंडेंट डिसीजन का मतलब अगर थोड़ा समझने की कोशिश करूं तो एक सिंपल सी बात है, जो एक प्रोसेस होती है टू हैंडल एक कस्टमर, यानी किसी कस्टमर को किसी कमोडिटी को किस प्राइस में बेचना है, किस में नहीं बेचना है, कैसे उसको हैंडल करना है, ये मेरा अपना डिसीजन है। किसी को देना नहीं देना ये मेरा अपना डिसीजन होगा। यानी जो भी डिसीजन लिए जाएंगे एक सेलर के द्वारा या फिर कहूंगे बायर के द्वारा, वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। उनके ऊपर कोई लीगल बाउंडेशन यहाँ पे नहीं होगी, किसी तरह का कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करें परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ फैक्टर प्रोडक्शन की। अब फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये फैक्टर प्रोडक्शन आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इजीली मिल जाएंगे, इजीली आपके लिए अवेलेबल होंगे, और ये इंडिकेशन है कि फिर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह आपकी नहीं पड़ेगी। यानी सिंपल सी बात है, किसी पर्टिकुलर यहाँ की अगर मार्केट की बात करूं और मुझे लेबर बुलानी पड़ रही है मतलब 600 किलोमीटर दूर से, तो उस केस में उसका चार्ज क्या होगा, जुड़ेगा। यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह की बात करूं तो ये चीजें क्या होती हैं, प्राइस को इफेक्ट करती है। मार्केट में क्या करती है, प्राइस को इफेक्ट करती है। और परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या है, ये इस बात का इंडिकेशन कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में किसी तरह के हिडन चार्जेस नहीं होंगे। फैक्टर प्रोडक्शन आपके लिए इजीली अवेलेबल है। अगर मेनली हम कंसीडर करेंगे इसको लेबर को, लेबर आपको इजीली वहां पे अवेलेबल होगी और उस रेट के ऊपर जो मार्केट में चल रहा है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात कर लो, नो सेलिंग कॉस्ट की बात कर लो, एक ही बात है। यानी एडवर्टाइजमेंट वगैरह की आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेनी होती जब आप बात करेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। अब एक सिंपल सी बात है, मोबाइल को बेचने में मोबाइल की बहुत सारी शॉप्स है मार्केट में, ठीक है। और आजकल तो सिस्टम ऐसा होता है कि पर्टिकुलर स्ट्रीट आपको अलॉट कर दी जाती है, यहाँ पे सारे क्या होंगे, मोबाइल सेलर होंगे, यहाँ पे सारे टेक्सटाइल होंगे, यहाँ पे सारे जो होम अप्लायंस उनके होंगे। तो उस केस में क्या होगा कि सबको पता रहता है कि आपकी जो मोबाइल शॉप्स वगैरह है, जो भी पर्टिकुलर शॉप है जिस कमोडिटी का बिजनेस करते हो, वो एक रो में आपको मिलेंगी। और रो में मिलने का मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो उस केस में आपको एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग कॉस्ट का बर्डन नहीं लेना होगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमने पढ़े हैं, जिसके बारे में कंक्लूजन मेरे पास निकल के आते हैं जब मैं डेफिनेशन को एनालाइज करता हूँ, तो मैं फीचर्स को एनालाइज करता हूँ। तो जो चीजें मुझे ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट से, पहला जो पॉइंट है फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो प्राइस टेकर। मैंने बार बार बोला प्राइस टेकर। प्राइस टेकर है क्यों, तो प्राइस टेकर होने का मतलब कुछ चीजें मेरे पास है। सबसे पहले बात करूं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म है। अब लार्ज नंबर ऑफ फर्म का मतलब क्या है कि किसी वस्तु, किसी कमोडिटी को बेचने वाले बहुत सारे वहां पे अवेलेबल है, बहुत सारे अवेलेबल है। दैट मींस सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल लिया था सैमसंग का। अब सैमसंग क्या होता है, सैमसंग खुद के मोबाइल का प्राइस डिसाइड करता है, और जो आउटलेट होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, वो क्या करते हैं, उस प्राइस के ऊपर बेचते हैं। क्लियर है चीज। तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म होने का मतलब यानी जो इंडस्ट्री भी है वो भी किसी एक के ऊपर बेच नहीं होती। यानी अगर किसी मार्केट में सैमसंग का मोबाइल बेचने वाला एक ही हो, तो उस केस में तो सैमसंग में क्या करेगा, सोचेगा। अब क्योंकि बहुत सारी मोबाइल शॉप है, तो सैमसंग के पास क्या है, ऑप्शन अवेलेबल है। तो उस केस में क्या होगा कि मुझे ध्यान रखना है कि जस्ट बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ फर्म वहां पे है, तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस टेकर होता है, क्योंकि कंडीशन जो रखती है वो इंडस्ट्री रखती है। प्राइस डिसाइडिंग करने का राइट किसके पास है, इंडस्ट्री के पास है। फर्म केवल प्राइस को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। दूसरा जो पॉइंट मुझे ध्यान रखना है, वो मैंने बार बार अभी अपन ने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट कैसा होगा, होमोजेनियस। अब होमोजेनिएशन का मतलब क्या है, समरूप हो, रंग, रूप, कलर, वेट में सब क्या है, फीचर्स में क्या है, इक्वल है। तो उस केस में आप सैमसंग का कोई भी मॉडल आप उठा लीजिए, उसको कहीं भी आप परचेज करेंगे तो उसमें सारे फीचर वही मिलने हैं, ठीक है। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट होने का मतलब ये भी है कि आप को मिनिमम प्राइस पे क्या करना पड़ेगा, सोल्ड आउट करना पड़ेगा। आप एक्स्ट्रा प्राइस पे चार्ज नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर कमोडिटी के रिगार्डिंग। और जो लास्ट फीचर अगर मैं कंसीडर करूं, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस टेकर, तो वो एक पॉइंट बनता है किसका, परफेक्ट नॉलेज का। अब परफेक्ट नॉलेज का मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री को भी पता है, फर्म को भी पता है, सेलर को भी पता है, बायर को भी पता है। उनकी अवेयरनेस इतनी ज्यादा है कि वो प्राइस के लिए ऑलरेडी क्या है, अवेयर है। तो ना ही तो सेलर ये कोशिश करेगा कि बायर को चीट कर लूं, ना ही बायर ये कोशिश करेगा कि सेलर को इतना इंसिस्ट कर दूं कि वो लॉस पे मुझे बेचने को तैयार हो जाए, क्योंकि लॉस पे वो बेचेगा नहीं, क्योंकि आपके अलावा बहुत सारे बायर और क्या है अवेलेबल है। यानी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर केवल प्राइस टेकर को इफेक्ट नहीं करते, वो बहुत सारे अदर फैक्टर्स को क्या करते हैं, मार्केट में इफेक्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिमांड पर ऑफ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब फिर से वही बात आ जाती है कि जो गिवन प्राइस है उसके ऊपर आप कितना भी क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। अगर बात करें हम किसकी, फर्म की,
तो ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी होगी, इस गिवन प्राइस के ऊपर कितना भी आप बेच सकते हो। ठीक है, जहां अगर आपने प्राइस इंक्रीज करने की कोशिश की तो उस केस में आपकी सेल्स क्या होगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमेशा क्या रहेगा, इनफिनाइट। दैट मींस गिवन प्राइस के ऊपर कितना भी आप सोल्ड आउट कर सकते हो, और ये इंडिकेशन है किसका, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। और मुझे ध्यान रखना है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में जो फर्म का डिमांड का होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। दैट मींस on a given price a firm can sell any quantity of a commodity. There is no legal restriction regarding the number of unit or number of commodity you need to sold out being a firm. उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन को मैंने बार बार डिफाइन किया था, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की हमने बात की थी। शॉर्ट रन का मतलब जब कुछ फैक्टर क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, कुछ क्या होंगे, फिक्स होंगे, और लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। यानी अगर बात करें यहाँ पे लॉन्ग रन, तो यहाँ पे लिखा है कि आप केवल नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। दैट मींस टीआर ऑलवेज स्टेट इक्वल टू टीसी जब हम बात करेंगे इसकी लॉन्ग रन की। लेकिन शॉर्ट रन में थोड़े समय में आप एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने का मतलब क्या है कि आपका टीआर ग्रेटर देन टीसी होगा। आपको एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट मिल तो जाएंगे, लेकिन वो केवल शॉर्ट रन में मिल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग रन में भी सोचते हो आप एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट के साथ डील कर दोगे या उसके साथ कंटिन्यू बने रहोगे, तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पॉसिबल नहीं है। रीजन हमने बार बार कंसीडर किया है कि परफेक्ट नॉलेज की हम बात करें, बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे बायर हैं। अगर आप ज्यादा महंगा बेचोगे मार्केट में तो भी आपके लिए चीजें क्या होंगी, डिफिकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपकी सेल्स क्या होगी, कम हो जाएगी। कौन आपसे खरीदेगा? एक चीज मार्केट में 1000 में भी आप उसको 1200 में बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है प्राइस हाइड करने से, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट के चक्कर में आप अपनी सेल्स को क्या कर लोगे, कम कर लोगे। ज्यादा चार्ज करोगे तो क्या होगा, आपकी जो डिमांड है, सॉरी जो सप्लाई है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, सेल्स क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो लॉन्ग रन में आप नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर बेस जाओगे, यानी नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आपका टीआर इज इक्वल टू टीसी और दूसरा जो नाम एआर इज इक्वल टू एसी। ये मुझे ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन है फर्म कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। और फिर शॉर्ट रन के लिए बिजनेस करने को ना है, मैं मोबाइल की शॉप खोलूंगा तो ये सोच के करूँ एक साल बेच लूंगा और एक साल में सबको बेवकूफ बना के क्या करूंगा, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर लूंगा, और जब बहुत सारा प्रॉफिट आ जाएगा तो मार्केट से चला जाऊंगा। इस इंटेंशन से कोई भी फर्म क्या होती है, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती या नहीं करती। वो हमेशा लॉन्ग रन को देखते करते हैं और प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन है फर्म कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉन्ग रन। क्लियर है चीज? तो दैट्स ऑल वी हैव इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे